जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फाउंडेशन बैच की क्लास में। और फाउंडेशन बैच में आज हम लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हमने ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में हमने भारत के सामान्य जानकारी को जाना था। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा, आपने उससे पहले सिलेबस देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भारत का जो लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, भारत का एरिया कितना है, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, और ये सारी और कुछ हमने यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक से एक नंबर तो आपका पक्का है, और इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने पूरे टॉपिक में हर एक चीज को मैपिंग के साथ रिलेट किया है और आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। बस आपको प्यार से हर एक पॉइंट को सुनना है और उसको नोट डाउन करना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप पहले पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको इसका टॉपिक का टेस्ट भी दूंगा। तो आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ना और अच्छे से टेस्ट को भी लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेकंड लेक्चर, भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश के बारे में, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। देखिए, तो यहां पे हमने भारत की सामान्य जानकारी में 2 सब टॉपिक को खत्म किया था। कल हमने भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की ज्योग्राफिकल पोजीशन को पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। और फिर हमने इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, भारतीय राज्य व संघ शासित प्रदेश के बारे में पूरा पढ़ लिया था विस्तार से। आज हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अगले लेक्चर में हम यहां पे पढ़ने जाएंगे कि भारत की टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत की जो अलग अलग देशों के साथ विवाद है वो कौन से हिस्सों में है और किस चीज को लेकर के है। तो अगला लेक्चर ये होगा आपका। तो एक एक चीज मैं यहां पे आपको लिंक करा के पढ़ा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। भारतीय राज्य व संघ शासित प्रदेश के बाद हम यहां पे भारत की सीमाएं पड़ोसी देश पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखिए, मैंने इसको पूरा यहां पे डिवाइड किया है। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो 3 प्रकार से हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो भारत की सबसे पहले हम स्थलीय सीमा को पढ़ेंगे। स्थलीय सीमा मतलब होता है लैंड बाउंड्री। ऐसे राज्य जो कि किसी दूसरे देश के साथ यहां पे लैंड से कनेक्टेड हैं, उन्हें हम यहां पे स्थलीय सीमा कहते हैं। और दूसरा है, मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, दूसरा लैंड लॉक स्टेट। 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित राज्य। लैंड लॉक स्टेट वो होते हैं, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसकी कोई भी बाउंड्री इंटरनेट से बाउंड्री को नहीं छूती, ना ही कोई वाटर से सीमाओं से छूती है। कल मैंने आपको बताया था इन 5 राज्यों के बारे में। और तीसरी है दोस्तों एक्वेटिक, यानी जली सीमा। ये वो यूनियन टेरिटरी, ये वो राज्य हैं जो कि हमारी ओशन से कनेक्टेड है या सी से कनेक्टेड है। ये वो सारी बाउंड्रीज हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब इन तीनों को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। तो लैंड, यहां पे भारत के 16 ऐसे स्टेट हैं, भारत के 16 राज्य हैं जो कि 7 देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। और टोटल हमारी लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर की है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको पूरे 16 राज्य आपके दिमाग में बिठा दूंगा, पूरा मैपिंग के साथ समझाऊंगा एक एक पॉइंट। फिर दोस्तों 5 यहां पे लैंड लॉक स्टेट हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल बताया था। अभी मैप में भी मैं आपको इनको दिखाऊंगा। और जो यहां पे हमारी जली सीमा है जो कि 7516.6 किलोमीटर है, इसे 2 भागों में हमने बांटा है। एक है आपकी मुख्य सीमा जो कि 2 हमारे यहां पे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वो दूर दूर हैं। तो अगर हम उसको हटा दें तो हमारी 6100 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। इसमें गुजरात आता है, गोवा आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु, केरल आता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज, हमारी तटीय सीमा बनाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहां पे पीडीएफ में सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। कंटेंट आपका पूरी तरीके से बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका कंटेंट है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं 9 ऐसे राज्य हैं जो कि यहां पे कौन सा बाउंड्री बना, जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। यहां पे हम बात करें, गुजरात की सबसे ज्यादा कोस्टल लेंथ है 1214 किलोमीटर और गोवा की 107 किलोमीटर सबसे कम यहां पे लेंथ है। वहीं पे आइलैंड कंट्री में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहां पे इसकी जो बाउंड्रीज है, यहां पे जब हम द्वीप को मिला देते हैं तो 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाती है। ये आपको समझ लेना है।
अब यहां पे मैं आपको पूरा मैप में दिखाऊंगा, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां से हमारी बाउंड्री बन रही है। तो सबसे पहले हमने इसको 3 भागों में बांटा था। तो पहले हम टेरेस्ट्रियल बाउंड्री को पढ़ने जा रहे हैं, 16 राज्यों को जानने जा रहे हैं और 7 कंट्रीज के बारे में जानने जा रहे हैं। तो 16 स्टेट जो है वो यहां पे आपको देखने को इस प्रकार से मिलेंगे। आइए एक एक करके जानते हैं। तो पहला स्टेट है गुजरात, जिसकी बाउंड्री पाकिस्तान से लगी हुई है। राजस्थान की बाउंड्री दूसरा है, ये पाकिस्तान से लगी हुई है। तीसरा है पंजाब, तो 3 हो गए, ये भी पाकिस्तान से लगा है। इधर हिमाचल प्रदेश देखें तो ये चाइना से बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड नेपाल से भी शेयर करता है, चाइना से भी शेयर करता है, ये 5वां है। छठा यहां पे उत्तर प्रदेश है, 7वां यहां पे बिहार है, 8वां यहां पे सिक्किम है, 9वां यहां पे वेस्ट बंगाल है, 10वां यहां पे अरुणाचल प्रदेश है, 11वां नागालैंड है, 12वां मणिपुर है, 13वां मिजोरम है, 14 नंबर का यहां पे त्रिपुरा है, 15 नंबर का मेघालय, 16 नंबर का असम है। तो 16 ऐसे स्टेट हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल लैंड बाउंड्री बनाते हैं अलग अलग देशों के साथ। 7 देशों का मैं आपको पूरा नाम बताऊंगा। तो ये 16 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो 2019 में बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2019 में ये दोनों यहां पे यूटी बनाए गए, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। 16 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी। आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई क्या? हां जी हां। आपका जो भी डाउट होगा डियर स्टूडेंट, मैं 2-3 टॉपिक खत्म करने के बाद आपका मैं एक अलग से लाइव सेशन लूंगा, वहां पर मैं आपके पूरे डाउट्स को यहां पे लूंगा। 10 से 15 मिनट के लिए मैं आऊंगा और आपके पूरे डाउट्स को यहां पे क्लियर करूंगा। तो आप यहां पे 16 राज्यों को देख पा रहे हो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, 7 हो गए। 8वां मेघालय, 9वां नागालैंड, 10वां मणिपुर, 11वां मिजोरम, 12वां बिहार, 13 पंजाब, 14 राजस्थान, 15 यूपी और 16 गुजरात। तो 16 राज्य आप यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों बात यहां पे आपको 16 राज्यों के बारे में तो पता चल गया है। जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, जो हमारी इंटर से बाउंड्रीज हैं, अलग अलग देशों के साथ लगती बात तो आपको पता है। पर दोस्तों इन इंटर से बाउंड्रीज को भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांटा गया है। जो बाउंड्रीज होती हैं हम 3 प्रकार से इसे तय करते हैं। पहला होता है भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा मतलब होता है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। एग्जाम्पल के रूप में देखो, हिमालय जो है अपने आप प्राकृतिक रूप से बना, जो कि नेपाल और जो कि चाइना और भारत के बीच में है। एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो खुद ही बना देता है। दूसरा होता है लैटिट्यूडनल सीमा, लैटिट्यूडनल बाउंड्री, लैटिट्यूडनल रेंज। इसमें क्या होता है कि हमने इमेजिनरी लाइंस खींची, मैं आपको कल बताया था, जो सीधी पड़ी हुई रेखाएं हैं, वो यहां पे उन राज्यों के माध्यम से, मतलब इन अक्षांशीय सीमाओं के माध्यम से हम यहां पे देशों के बीच में लैटिट्यूडनल बाउंड्रीज को खींचते हैं। और तीसरा होता है जो हमने खुद यहां पे इंपोज करी है ना, तो ये हमने इंपोज्ड लिमिट कह सकते हैं, या आप हिंदी में अध्यारोपित सीमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उससे हम यहां पे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत चाइना के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो हमने यहां पे अध्यारोपित करी, इंपोज करी, थोपी है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम इंटर बाउंड्रीज को कैटेगराइज करते हैं। भौगोलिक सीमा का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है, जब आप फ्रांस और स्विट्जरलैंड को देखेंगे यूरोप में, तो फ्रांस इस प्रकार से है और स्विट्जरलैंड यहां पे है। इसके बीच में एक जूरा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? जूरा। तो जूरा पर्वत ठीक बीच में है, जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि ये दोनों के देशों के बीच में अंतर है, ये दोनों के बीच में यहां पे फर्क है। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि भारत म्यांमार के है। भारत म्यांमार, इंडिया म्यांमार के बीच में अराक नायोमा, जो कि हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का टूटा हुआ भाग है, जो भारत म्यांमार को अलग करता है। और बहुत सारे आपने लैटिट्यूडनल सीमाएं पढ़ी होंगी, 39 डिग्री, 49 डिग्री, 38 डिग्री। तो 38 डिग्री नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है। 38 डिग्री नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है। और यहां पे 49 डिग्री जो है वो आपका किसके बीच में है? वो अमेरिका व कनाडा के बीच में है।
तो ये सब आप बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हो, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी बेहतरीन तरीके से हम क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, कितने खुशी के साथ पढ़ रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी आप बोर नहीं होगे। तो अध्यारोपित सीमा तो आपको मैंने एग्जाम्पल बताई है जो कि किसी कमीशन, किसी कमिटी की वजह से बनी है। आप ये देखो, मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। आप यहां पे देखो, इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। रेडक्लिफ रेखा आपने पढ़ी है, रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। डूरन रेखा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, जो कि जो पीओके वाला भाग है वहां से अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। पीओके भी हमारा है और बहुत जल्द पूरी तरीके से हमारा होगा। पाकिस्तान में वहां पे कब्जा किया हुआ है, तो भारत सरकार ने कई बार इस बात को बोला है, गलत तरीके से उसको यहां पे कब्जाया गया है। इस वजह से कभी एक दिन आएगा जब हम इसको कैप्चर कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहां पे अध्यारोपित सीमाओं के, इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखो, ये जो सीमाएं होती है ना, ये जो बाउंड्रीज होती हैं, ये पॉलिटिकली, कल्चरली और सोशली जो लोगों की जीवन की उपेक्षा करती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो, बाउंड्रीज में आपको दो देशों के कल्चर के बारे में पता चलता है, आपको दो देशों के बारे में पता चलता है, पूरी नॉलेज होती है ना। आप यहां पे सारी जानकारी प्राप्त करते हो जब आपके पास यहां पे कल्चरली और सोशली, तो क्या होता है, दो देशों के बीच में हम बात करें तो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है ये अध्यारोपित है भारत और चाइना के बीच में। अब देखो, आप गौर करोगे तो इस वाले हिस्से में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कल्चर चाइना के लोगों जैसा है। और वहीं पे आप देखो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, वहीं पे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं। और कल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से हुआ है, संस्कृति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, संस्कृति का विस्तार यहीं से हुआ है। फिर है डूरन रेखा जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में है। वहां पे आप देखो, डूरन रेखा लाइन के पास भी देखोगे तो वहां पर भी आप देखोगे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बहुत सारे लोगों की जो कल्चर है, जो वहां का सामाजिक जीवन है, मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है, तो अध्यारोपित सीमा का एक परिभाषा होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत के कौन कौन से ऐसे देश हैं जिसके साथ सीमा लगती है, जो पड़ोसी देश है। क्लियर है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 16 राज्य बता दिए, एक एक नाम बता दिया मैंने आपको, 16 स्टेट्स के नाम बताएं जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करते 15,200 किलोमीटर की। अब बात करने का इंटरेस्ट है बॉर्डर ऑफ इंडिया की, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की, जो कि 7 देशों के साथ लगती है और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो 4096 किलोमीटर की है। तो ये बांग्लादेश है, ये वाला हिस्सा बांग्लादेश का है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों चाइना। तो चाइना के साथ हमारी टोटल बाउंड्री 3488, सेकेंड हाईएस्ट बाउंड्री लगती है। यहां से यहां तक हमारी चाइना के साथ सीमा लगती है। फिर है दोस्तों तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर की है, ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती तीसरी। चौथी है दोस्तों नेपाल। नेपाल आप यहां पे देखेंगे, ये वाला हिस्सा नेपाल का है। तो ये वाला जो टोटल लेंथ है इसका वो है 1751 किलोमीटर। फिर पांचवा है म्यांमार। तो म्यांमार को आप देखें तो यहां से म्यांमार आपको देखने को मिलेगा जो कि 1643 किलोमीटर का है। और छठा भूटान है जिसकी टोटल बाउंड्री 699 किलोमीटर, ये भूटान वाला है। और सातवां यहां पे अफगानिस्तान है जिसकी बाउंड्री केवल 106 किलोमीटर की है। तो 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है जो मैंने आपको बताई है। अब हम आगे यहां पे पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो देश हैं इनकी भारत के किन राज्यों के साथ सीमा छूती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक्वेटिक बाउंड्रीज की। तो आपने यहां पे लैंड बाउंड्री तो आपने देख ली, अब मैं आपको यहां पे जलीय सीमा बताने जा रहा हूं। तो 6 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। तो पहला तो श्रीलंका है। तो आप देखिए भारत के यहां पे साउथ में आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। और दूसरा मालदीव्स है। हमारा विवाद भी हो गया था काफी ज्यादा मालदीव से, क्योंकि मालदीव चाइना की तरफ झुकता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट, अगर चाइना ने यहां से कैप्चर कर लिया तो भारत को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो चाइना की पॉलिसी विस्तारवादी है, इंपीरियलिस्टिक है। वो अपने हमेशा जो साम्राज्य उसको बढ़ाने की कोशिश करता है।
तीसरा है इंडोनेशिया। आप भारत की इस तरफ जाएंगे, साउथ ईस्ट में जाएंगे तो यहां पे कहीं पे आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। तीसरा जलीय सीमा। चौथा खुद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो यहां से तो आप देखो तो ये लैंड बाउंड्री है, लेकिन यहां से देखो पश्चिम बंगाल से तो बांग्लादेश के साथ हमारी जलीय सीमा भी लगती है। फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से यहां से तो लैंड बाउंड्री है, लेकिन पाकिस्तान के इस वाले हिस्से से गुजरात के साथ हमारी यहां पे जलीय सीमा भी है। म्यांमार को देखें आप, म्यांमार, तो म्यांमार के साथ हमारी लैंड बाउंड्री है और इसके साथ साथ म्यांमार के साथ साथ हमारी जलीय सीमा भी लगती है। तो टोटल 6 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी जलीय सीमा यहां पे छूती है, जलीय सीमा लगती है। बात समझ में आ गई आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? चलो, तो भारत के 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं से जुड़ती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। क्लियर है? अब दोस्तों एक एक करके मैं आपको पूरे यहां पे एक एक करके सब कुछ मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो कि बाउंड्रीज को बनाते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बाउंड्री का शेयर हमारे भारत का बांग्लादेश के साथ होता है। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है और ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हो, ये बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री है। ये बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री है। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य आते हैं? 5 राज्य आते हैं। पहला है यहां पे वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल। फिर दूसरा यहां पे देखो, दूसरा स्टेट है असम, दिख रहा है आप सभी को? दूसरा स्टेट असम। तीसरा स्टेट यहां पे मेघालय है, दिख रहा है आपको? चौथा स्टेट त्रिपुरा, जो कि 3 ओर से घिरा, और 5वां स्टेट मिजोरम। तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ हमारी बांग्लादेश की बाउंड्री छूती है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य एक रेखा भी होती है जिसे जीरो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीरो लाइन बोलते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? यहां पे बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। दूसरा जो लॉन्गेस्ट था वो था चाइना। तो चाइना के बारे में हम यहां पे चर्चा करते हैं। तो आप यहां पे चाइना को देखो, तो चाइना के साथ हमारी जो लेंथ है वो 3488 किलोमीटर की है और चाइना के साथ हमारे 4 ऐसे स्टेट है जिनके साथ हमारी बाउंड्री बनती है। 4 स्टेट्स हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं उन सभी स्टेट्स को जो चाइना के साथ बाउंड्रीज को बनाते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आप देखो यहां पे, ये यहां पे हिमाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है जो चाइना के साथ लगा हुआ है। दूसरा यहां पे आप देखो उत्तराखंड है। दूसरा यहां पे देखो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यूके और एचपी, ठीक है। तीसरा यहां पे स्टेट है जो कि चाइना के साथ बाउंड्री को यहां पे शेयर करता है, वो है सिक्किम। यहां पे देखो ये सिक्किम है, ये छोटा सा सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम है, सिक्किम भूटान से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है, चाइना से भी लगता है। और चौथा स्टेट यहां पे अरुणाचल प्रदेश है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और यहां पे अरुणाचल प्रदेश। और एक यहां पे यूनियन टेरिटरी भी है जो कि लद्दाख है। जो यहां पर आप देखो, ये वाला हिस्सा आप देखो तो ये लद्दाख है, ये वाला हिस्सा लद्दाख का है। तो लद्दाख के साथ हमारी बाउंड्री छूती है चाइना की, एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहां पे देखिए चाइना के साथ एक हमारी यहां पे सीमा जिसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, और एक एलएसी भी है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे दोनों देशों की जो यहां पे आर्मी है वो यहां पे रक्षा करती है, एलएसी। और आपने एलओसी पढ़ा होगा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर है? अब बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान के साथ की। तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो टोटल बाउंड्री है वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। 3323 किलोमीटर हमारी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है। अब यहां पे देखो आप, ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, ठीक है। अब एक एक करके जानते हैं कौन कौन से स्टेट है जिनके साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है। तो पहला यहां पे पंजाब है 425 किलोमीटर। फिर दूसरा यहां पे राजस्थान है 1170 किलोमीटर, सबसे लंबी। और अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा राज्य जिसकी सबसे लंबी किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनती है, तो राजस्थान है 1170 किलोमीटर। इसलिए हमेशा डर रहता है कि राजस्थान की तरफ से पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान के जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वो ना आ जाए। फिर है गुजरात जिनकी 506 किलोमीटर यहां पे सीमा है। 2 यूनियन टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं, एक जम्मू कश्मीर है,
एक लद्दाख जो 2019 में बने थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा जिसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, और एक और है जिसे कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी भारत और चाइना के बीच में है और एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। क्लियर है। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पे चौथे देश की, जो है नेपाल, जिसके साथ 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर की हमारी यहां पे बाउंड्री है। तो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 स्टेट हैं, 5 राज्य हैं। अब एक एक करके समझते हैं कौन कौन से हमारी बाउंड्रीज हैं। तो आप ये देखो, पहला स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा यहां पे यूपी है, ठीक है। तीसरा यहां पे बिहार है, चौथा यहां पे पश्चिम बंगाल है और 5वां यहां पे सिक्किम है। तो 5 स्टेट के साथ हमारा नेपाल बाउंड्री शेयर करता है और 1751 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। हम बात करेंगे दोस्तों म्यांमार की। तो म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री शेयर 1643 किलोमीटर की है, 1643 किलोमीटर की है। आप ये देखो, यहां से म्यांमार 1643 किलोमीटर। अभी हाल ही में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। हम यहां पे फेंसिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे म्यांमार से जो यहां पे इलीगल लोग हैं वो एंटर कर रहे हैं, तो हमें इस बात का डर है, तो हम यहां पे बाड़ा लगा रहे हैं 1643 किलोमीटर में। पूछा जा सकता है, इसकी घोषणा हमारे रक्षा मंत्री जी ने की है। तो 4 राज्य हैं जिनके साथ यहां पे हमारी म्यांमार की बाउंड्री जुड़ी हुई है। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा यहां पे नागालैंड है, तीसरा मणिपुर है और चौथा मिजोरम है। तो ये 4 स्टेट हैं, ठीक है। और दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच में आपको मैंने बताया जो हिमालय का हिस्सा है अरान कायोमा, वो भी यहां पे लगा हुआ है, ईस्टर्न पार्ट है हिमालय का, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे यहां पे भूटान की, जो कि छठा देश है जो कि बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, और इसकी जो यहां पे सीमा है वो है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। अब इसको थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देखिए, ये भूटान है। अब भूटान के बगल, भूटान से 4 राज्य जुड़े हुए हैं। पहला राज्य यहां पे सिक्किम है, दूसरा राज्य यहां पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा राज्य यहां पे वेस्ट बंगाल है और चौथा राज्य यहां पे असम है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 ऐसे स्टेट हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। आप यहां पे देख पा रहे हो। क्लियर है, समझ गए आप। चलो अब दोस्तों बात करेंगे अफगानिस्तान की, जिसकी बाउंड्री भारत के साथ सबसे छोटी है और 107 किलोमीटर, बहुत ही कम है। और ये 2 चीजों को आपको समझना है यहां पे अफगानिस्तान की। तो आप ये अफगानिस्तान का एरिया देख रहे हो, ये अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान लद्दाख के साथ यहां पे बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ? लद्दाख यूटी के साथ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसे हम डूरन लाइन बोलते हैं, डूरन रेखा बोलते हैं। तो अभी तक मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने जो बाउंड्रीज जानी थी वो लैंड बाउंड्रीज थी, जो हमने आपको बताया कि भारत की लैंड बाउंड्री किन किन देशों के साथ छू रही है, आपको यहां पे पढ़ा आपने। और कौन कौन से स्टेट है भारत के जो उन सभी देशों के साथ बाउंड्रीज को बनाते हैं। अब भारत की जलीय सीमा, मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं। भारत की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, आइए देखते हैं भारत की मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में समझते हैं। तो मैंने आपको इसमें पहले ही बता दिया था कि जो टोटल लेंथ है, अगर हम यहां पे अंडमान निकोबार को मिला दें, आप यहां पर देखो, इसको बहुत अच्छे समझना। तो आप यहां से यहां तक देखो तो ये कोस्टल लेंथ है। लेकिन जब आप अंडमान निकोबार, 2 आइलैंड है और एक लक्षद्वीप है, इन दोनों को आप इंक्लूड कर देते हो, इनको भी यहां पे जोड़ते हो, तो ये 7516.6 किलोमीटर है। और हमारी टोटल मेन कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर है। यहां पे हमारी नेवी भी रक्षा करती है और हमारी कोस्टल बाउंड्रीज की जो रक्षा है, हमारी भारतीय तट रक्षक बल होती है, कोस्टल जो सीमा रक्षा करते हैं, वो भी यहां पे रक्षा करते हैं, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड आपने पढ़ा होगा। 1 फरवरी को मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं, आपको करंट अफेयर्स का भी टीचर हूं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है। 1977 में हमने भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना करी थी। एस परमीस प्रेजेंट में उसके चेयरमैन है। और आने वाले समय में अगर आप आगे वीडियो देखते हैं तो बस आपको कुछ करंट की चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी। तो टोटल यहां पे जो लेंथ है वो 6100 किलोमीटर है। 9 राज्यों के साथ हमारी सीमा छूती है। आइए देखते हो कौन कौन से स्टेट हैं जो यहां पे बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो लेंथ तो आपको पता चल गई होगी। तो ये कोस्टल जोन है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कौन यहां पे तय करता है कोस्टल जोन, ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, आपको ध्यान में रखना है। हमारा भारत का जो पर्यावरण और जो यहां पे पर्यावरण मंत्रालय है वो तय करता है कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी होगी, वो यहां पे बताता है। तो भारत की यहां पे जो मुख्य भूमि से तटीय सीमा रेखा है वो 5422.6 किलोमीटर है और द्वीपों की तटीय रेखा 2904 किलोमीटर है। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हो 9 राज्य के बारे में जानते हैं कि कितनी कितनी लेंथ के साथ ये बाउंड्री बना रहे हैं। तो आप यहां पे सबसे पहले देखो, ये सबसे पहला जो स्टेट है वो यहां पे ये गुजरात है। सबसे पहला स्टेट कौन सा है? ये गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात में सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है जो 1215 किलोमीटर है। दूसरी महाराष्ट्र की है, आप महाराष्ट्र देखें यहां पे, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की लेंथ है 635.6 किलोमीटर। गोवा की लेंथ है 101 किलोमीटर। कर्नाटक की 280 किलोमीटर है। कर्नाटक यहां पे आप देखो ये गोवा, छोटा सा स्टेट, यहां पे आप देखो ये गोवा है। ठीक है, फिर आप यहां पे देखो, यहां पे कर्नाटक, ये कर्नाटक है। कर्नाटक 280 किलोमीटर है। केरल यहां पर आप देखिए ये केरल स्टेट है, तो केरल की लेंथ 569.7 किलोमीटर है। फिर यहां पे देखिए तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर है। फिर यहां पे देखो, यहां से आंध्र प्रदेश लगता है, तो आंध्र प्रदेश की 937.7 किलोमीटर है। और यहां पर आप देखो तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा की 476.4 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल की 157.5 किलोमीटर। तो आप इसका एनालिसिस करें तो सबसे लंबी जो कोस्टल लेंथ है गुजरात की है और गोवा की सबसे कम है 101 किलोमीटर। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे यहां पे दूसरा सबसे लंबा तटीय रेखा पूछ लिया जाए कि किस राज्य की दूसरी सबसे लंबी लेंथ है, तो ये तमिलनाडु की है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे पूरा क्लासिफाई कर सकते हो। अब दोस्तों केवल स्टेट ही नहीं, 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो कि यहां पे बाउंड्रीज बनाते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तटरेखा से लगते हैं। तो यहां पे कौन कौन से? पुडुचेरी है, पुडुचेरी आप यहां पर देखो ये यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी 47.6 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है। फिर है दोस्तों दमन एंड दीव, यहां पर देखो दमन एंड दीव, ये है 42.5 किलोमीटर। अंडमान निकोबार, यहां पे सबसे लंबा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा यूनियन टेरिटरी जिसकी कोस्टल लाइन सबसे लंबी है, अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर है और लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा यहां पे अंडमान निकोबार है और सबसे छोटा दमन और दीव है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहां पे हम यहां पे एक बार समअप करें तो यूटी में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर। और यहां पे बात करें तो राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी? गुजरात की है। ठीक है, और राज्यों में सबसे छोटी तटरेखा, यूटी में सबसे छोटी तटरेखा, यहां पे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, यहां राज लिखा हुआ है, दमन और दीव की है जो कि 42 किलोमीटर है। क्लियर है? ओके, हाँ, यहां पे इस पॉइंट को काट देना। यूटी में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहां पे आपने भारत की इंटरनेशनल और मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में आपने जाना है। अगले लेक्चर में आप यहां पे जानेंगे कि भारत और जो विभिन्न देशों के साथ विवाद है वो किन किन क्षेत्रों पे विवाद है, और फिर आप ये भी जानोगे कि भारत की टेरिटोरियल बाउंड्रीज किन किन के साथ लगती है, उसके बारे में हम यहां पे पढ़ने जाएंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और यहां पे आपने पूरी यहां पे टोटल सीमाएं पढ़ ली। एक बार पूरा सबअप करा देता हूं आपने आज क्या क्या सीखा है और फिर हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो आज आपने यहां पे बॉर्डर्स ऑफ इंडिया को पढ़ा है। हमने 3 प्रकार के बॉर्डर्स पढ़े जो कि टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है, लैंडलॉक स्टेट्स जहां पे कोई भी सीमा उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा या फिर जलीय सीमा को नहीं छूती है, और फिर हमने पढ़ा था एक्वेटिक जलीय सीमाएं पढ़ी। टेरेस्ट्रियल लेंथ 15,200 किलोमीटर है, 7 देशों के साथ छूती, 16 स्टेट्स हैं, 9 राज्यों की तटीय सीमा है, और अगर हम यहां पे अंडमान निकोबार को इंक्लूड कर दें तो 75-16.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप यहां पे 16 राज्य देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 16 राज्य हैं जो आपने पढ़े। 2 यूटी हैं, 3 प्रकार की इंटरस्टेट बाउंड्रीज होती हैं।
आपकी इम्पोज्ड लिमिट अध्यारोपित सीमा, अक्षांशीय सीमा और भौगोलिक सीमा, है ना, जो कि ज्योग्राफिकली नेचुरली रहती है। और यहाँ पे इंप्यूटेड का अगर एग्जांपल देखें तो मैकमोहन है, डूरंड है, और यहाँ पे आपने पढ़ा 7 देश, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये कौन कौन से भारत के राज्य जो इनको छूते हैं। ये एक्वेटिक बाउंड्रीज है, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार की। बांग्लादेश में यहाँ पे 5 राज्यों के साथ बाउंड्री है, चाइना के साथ 4 राज्यों के साथ बाउंड्री है, पाकिस्तान की 3 राज्यों के साथ, नेपाल की यहाँ पे 5 राज्यों के साथ, म्यांमार की 4 राज्यों के साथ, भूटान की 4 राज्यों के साथ, अफगानिस्तान की यहाँ पे अफगानिस्तान की केवल 1 यूनिट टेरिटरी लद्दाख के साथ। फिर मैरीटाइम बाउंड्रीज आपने पढ़ी है, तो मैरीटाइम बाउंड्रीज में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे आते हैं। और कौन सी यूटी है जिनकी लेंथ है, तो कौन से सबसे बड़ा यूटी है, तो जिनकी कोस्टल लेंथ सबसे बड़ी है तो अंडमान निकोबार है, सबसे छोटी है पुडुचेरी की, ठीक, दमन और दीव की। तो इस प्रकार से आपने आज के सेशन को पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम यहाँ पे भारत और विभिन्न देशों के बीच में जो यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट है उसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और साथ ही साथ हम भारत की टेरिटोरियल जो सीमाएं होती, मैरीटाइम सीमाएं होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्टे ब्लेस्ड, कंटिन्यू रखिए। आपका टेस्ट होगा टॉपिक का और आप अपने डाउट्स को लिख लेना। मैं 2-3 टॉपिक खत्म होगा तो मैं यहाँ पे एक बार वापस से लाइव आऊंगा और आपका जो डाउट सेशन होगा उसमें मैं अलग से लाइव क्लास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। दोस्तों आपने तो डेली करंट अफेयर्स और ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं मेरे साथ, और यहां पर अब तक का जो आपका सफर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा पार्ट था जो मिसिंग था, और वो था जीएस फाउंडेशन बैच। आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड थी, सर कोई ऐसा बैच लेकर के आइए जिससे कि हमारा पूरा जीएस कंप्लीट हो जाए। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मैं यहां पर आप लोगों के लॉन्च करने जा रहा हूं, और ये मेरा ड्रीम बैच है। तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये जो पहली क्लास है ये ओरिएंटेशन क्लास है और एक गूगल मैप की तरह क्लास है। आपको यह पता चलेगा कि आखिर मैं इस कोर्स को कैसे पढ़ाने वाला हूं, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या टाइमिंग होगी, और हम कितने ड्यूरेशन में क्लास को खत्म करने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके होंगे। तो पहला वीडियो, पहला जो कदम होगा वो ये आपको बताना होगा कि हमारी रणनीति कैसी होगी, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होगी। तो आज से हम इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो इसका ओरिएंटेशन बैच है, ओरिएंटेशन मतलब होता है कि हम किस प्रकार से पूरा इसे कवर करेंगे, पूरा आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के बारे में। तो अपने दोस्तों को पहले शेयर कर दीजिए। तो देखिए आप यहां पर ये जो बैच है ये मेरा ड्रीम बैच है, क्योंकि कई सालों से मैं सोच रहा था कि मैं एक ऐसा बैच लेकर के आऊं, मैं स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा काम करूं जो उनके लाइफ में यहां पे उनका सिलेक्शन पक्का करे। आप देखो मैथ्स और आप रीजनिंग देखें, इंग्लिश देखें, एक ऐसे विषय जिनका सिलेबस बहुत शॉर्ट है। अगर आपने थोड़ा समय दे दिया तो आप उसे आराम से कवर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है जीएस की, तो एक सागर की तरह, एक ओशन की तरह, जिसे कवर कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो इस सागर जैसे जो आप तैराक मुझे बनाना है, आपको स्विमर बनाना है, इस सागर में किस प्रकार से आप डूबे भी ना और उससे आप पार कर जाएं, तो मेरे साथ आप यहां पे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक फाउंडेशन बैच है। जिनका जीएस में जी भी नहीं आता, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो पूरा यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपका इस प्रकार से, आपने देखा है कि जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग का सबसे पहले मेन पिलर होता है। आप पिलर होता है, उसका बेसमेंट बनता है, उसका आधार बनता है, उसके बाद उस पर आप जितनी बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए तो वो यहां पे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो है आपका आधार बनाएगा और आपको अर्जुन बनाएगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल पनडुब्बी आपको बनाना है ताकि आप अंदर भी तैर करके चले जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां पर कौन कौन से एग्जाम आपके लिए कवर होने जा रहे हैं। अब देखो एसएससी के मैं यहां पर आपको पूरी लिस्ट बता दूं तो आप थोड़ा हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। ऐसे 100 एग्जाम होते हैं इंडिया में। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सीएचएसएल,
एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, जेई, साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टेनो, इन सब में जीएस पूछा जाता है। आप किसी भी टॉपर को देखो, उसने अगर सबसे बढ़िया स्कोर जीके जीएस में किया है तो उसकी रैंक आ रही है, क्योंकि आज के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपके पास जीके की स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से मैंने यहां पे इस बैच को तैयार किया। रेलवे में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी एएसएम और ईस्ट कोस्ट रेलवे, आरआरबी जेई, स्टेनो, ये सारे आरआरबी के एग्जाम्स हैं। बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएल, और यहां पर ये सारे स्टेट एग्जाम्स को भी मैं यहां पे कवर करने जा रहा हूं। और बहुत सारे वनडे एग्जाम्स हैं, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी लेखपाल, एचपीएसएससी, एमपीएससी, यानी भारत के जितने भी एग्जाम आपके दिमाग में। हाँ, एनडीए के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक एक करके आ रहा हूं, तो आप यहां पे पूरी लिस्ट देख रहे हैं एग्जाम्स की। यहां पे सारे एग्जाम्स जो पूरे भारत में होते हैं, वहां पे जीके जीएस पूछा जाता है, और वो जीके जीएस पूरा कवर होगा आपके इस फाउंडेशन बैच से। पूरा आपका एक एक चीज यहां पे कवर होने जा रहा है। पटवारी का एग्जाम है, आईसीआर का एग्जाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और आईबीपी, इवन बैंकिंग एग्जाम्स भी हम यहां पे कवर करेंगे। LIC AA है, कई कई जगह पर जीके जीएस का जनरल नॉलेज पोर्शन भी पूछा जाता है, वो भी मैं यहां पे कवर कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए सीबीआई और LIC HFL, जितने भी आप डिफेंस एग्जाम में आप बोल रहे थे ना, तो देखो एनडीए है, अग्निवीर है, अग्निवीर में भी आपका जीएस आता है, सीडीएस है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, और सीआरपीएफ कमांडेंट की पोस्ट है, सारा यहां पे कवर हो रहा है। पुलिस एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, पुलिस एग्जाम में तो पूरी ढेरों लिस्ट है, और यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जितने भी एग्जाम्स है, सबके एग्जाम्स के लिए ये आपका कवर होने जा रहा है। अब यहां पर हम क्या क्या करेंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो पहले आपको मैं बता दूं कि आप कौन कौन से विषय यहां पे पढ़ने वाले हैं, और फिर मैं उसकी पूरी रणनीति भी मैं आपको समझाता हूं। तो आपने यहां पे थंबनेल में देखा है, हम यहां पे शुरुआत ज्योग्राफी से करेंगे, और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये सारा विषय आप यहां पे पढ़ने जा रहे हैं इस अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। डेली आपकी लाइव क्लास होंगी मंडे टू फ्राइडे, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, संडे फ्री टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगा, आपको सारी फैसिलिटीज आपके इस जीएस फाउंडेशन बैच में मिलने जा रही है। अब यहां पे एक रोड मैप देखो, जहां पे हम कौन सा विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हमारा जो कल से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, और भूगोल में दोस्तों इंडियन, फिजिकल, वर्ल्ड। तो पहले मैं इंडियन पढ़ाऊंगा, फिर फिजिकल पढ़ाऊंगा, और फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा। और ये सारा जो होगा मैंने यहां पे तैयार भी किया है, कितने दिन में कंप्लीट कराएंगे। तो 40 से लेके 45 दिनों में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी ज्योग्राफी। फिर है दोस्तों साइंस, अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो साइंस पढ़ाऊंगा, अगला सब्जेक्ट। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर करूंगा 40 से 45 दिन में। ठीक है, ओके। हाँ, बिल्कुल ऑफलाइन भी क्लास मिलेगी, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास भी मिलेगी, लाइव तो पढ़ेंगे ही, ऑफलाइन क्लास भी मिलेगी। पॉलिटी आपकी 20 से 25 डेज में खत्म करूंगा। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, मैं ये 50 to 60 डेज में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और इकोनॉमिक्स जो होगा वो 10 से 15 दिन में हो जाएगा। तो अप्रॉक्स हमारे 150 से 180 दिन लगेंगे, 5 से 6 महीने तक हमारा ये कोर्स चलेगा। 450 प्लस वीडियो आपको अप्रॉक्स मिलने जा रहे हैं। ये हमारी कोर्स की स्ट्रैटेजी है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, 2 टाइम पे आपकी क्लास होगी, या तो शाम को 5 से 6 होगी, या तो सुबह 12 से 1 होगी। तो जो लाइव सेशन ले पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले पा रहे तो भी उनके लिए कोई दुविधा नहीं है, कोई भी संकट नहीं है, वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा, और हर एक टॉपिक का डिस्कशन होगा। आपका कोई भी डाउट होता है तो वो डाउट भी मैं आपका पूरा क्लियर करूंगा हर एक टॉपिक के बाद, जैसे सेशन खत्म होगा। अब आइए थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं कि आप इस सिलेबस पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या यहां पे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहां पे
जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस होगा पूरा कवर होगा, ब्रह्मांड, यूनिवर्स दोनों मीडियम में, ठीक है। ओके, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल सारी क्लास है, सारी क्लास है, मैं सारी क्लास दे रहा हूं, एक एक जीएस फाउंडेशन, ठीक है। डियर स्टूडेंट, साइंस की क्लास भी होगी आपकी, पॉलिटी की भी क्लास होगी, ज्योग्राफी की क्लास होगी, पूरी फाउंडेशन बैच है, एनसीईआरटी लेवल पे होगी, एनसीईआरटी लेवल पे होगी, सारा कुछ मैं कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ और जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एंडोजेनिक फोर्सेस, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अदर थ्योरीज। फिर हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, एक्सोजेनिक फोर्सेस, टोपोग्राफी, रॉक्स, पर्वत, चट्टान, पठार, ये फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ओशनोग्राफी पढ़ेंगे और फिर ओशनिक डिपॉजिट्स पढ़ेंगे, ओशनिक कोरल पढ़ेंगे, ओशनिक करंट पढ़ेंगे, फिर यहां पे एटमॉस्फेयर, ये पूरा सिलेबस आप देख रहे हो वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सॉइल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस प्रकार से हम यहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नहीं, ये सारी क्लासेस आपकी जो होगी बिल्कुल ल्यूसेंट जीएस, आपका सब कुछ कवर होगा। ल्यूसेंट जीएस बस नहीं, ल्यूसेंट जीएस तो कुछ भी नहीं है, आप ल्यूसेंट भूल जाओगे, ऐसा फाउंडेशन पढ़ाने जा रहा हूं मैं, आपसे इस बात की प्रॉमिस कर रहा हूं कि ऐसा फाउंडेशन आप इसके बाद हर एक क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर पाएंगे, चाहे वो वनडे लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, ऐसा मैं पूरा तैयार करने जा रहा हूं, ठीक है। ल्यूसेंट जीएस तो कुछ भी नहीं है, पूरा डिटेल से होगा, मैपिंग के थ्रू होगा और हर एक चीज आपको क्लास में याद हो जाएगी। अब देखो, इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें तो यहां पे जनरल इंट्रोडक्शन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन, द नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, समुद्री तटीय मैदाने, द्वीप समूह, ठीक है। और ये क्लास आपकी तो स्टार्ट हो गई है, आज आपकी पहली क्लास है, यही क्लास आपकी एप्लीकेशन में भी जाएगी, ये दोनों के लिए है, यूट्यूब और एप्लीकेशन। तो मैंने आपको एक बात बताई कि रोड मैप क्या है, हम कैसे इसकी तैयारी करा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जीएस का जो टीचर है यानी मैं कैसे इस चीज को कवर करूंगा, इसलिए मैं आपको पूरी रणनीति शेयर कर रहा हूं। फिर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा, फिर नदियों के किनारे बसे नगर, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की मिट्टियां, भारत के उद्योग, भारत के वन संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर इन इंडिया, इरिगेशन इन इंडिया, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, ये सारा कुछ आपका कवर होगा। भारत की जनगणना, भारत के पर्वतीय नगर, प्रमुख भौगोलिक उपनाम, भारत की जनजातियां और विविध, ये सारा कुछ होगा। ये डेली क्लास मुस्कान एप्लीकेशन पे होगी, ओके। डियर स्टूडेंट, यूट्यूब पे ये क्लास नहीं होगी, यूट्यूब पे कुछ इसके लेक्चर्स जाएंगे ताकि आपको पता चले, और ये सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे होंगी। फिर दोस्तों, जैसे हमारा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका अगला लेक्चर होगा वो होगा साइंस का, और साइंस में हम सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान की शाखाएं, जीवन की उत्पत्ति, वर्ग की, कोशिका, टिश्यूज, हेरिडिटी, डिसीजेस, न्यूट्रिशन, एनिमल किंगडम। फिर हम सारे ह्यूमन सिस्टम्स को पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ओके, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, यानी जो पादप जगत है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है जो बायोलॉजी दो भागों में बटी हुई है, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। तो बॉटनी में भी प्लांट्स के बारे में भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट हार्मोन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट डिसीजेस, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा जैसे ही क्लास खत्म होगी, मैं शेयर कर दूंगा आपको। फिर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे, मात्रा, गति, कार, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, प्रेशर, फ्लोटिंग, पृष्ठ तनाव, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, और फिर तरंग, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, ये सारा कुछ आपका फिजिक्स का टॉपिक कवर होगा। एक एक टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। बिल्कुल सीजीएल 2025 बहुत बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएगी, सीजीएल, सीएचएसएस सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा, हर एक एग्जाम के लिए है ये। केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे मैटर इन नेचर, परमाणु संरचना, बिहेवियर ऑफ गैसेस, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड विलियन, ठीक है, और यहां पे बहुलीकरण, प्लास्टिक, रबर, गैसायनिक रेशा, ईंधन, धातु, जितने टॉपिक्स हैं आपके केमिस्ट्री के, ये मैं आपको आज की पहली क्लास में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतना सारा सिलेबस आप कैसे कवर करने जा रहे हो, क्या क्या सिलेबस है
और कैसे मैं उसको कंप्लीट करने जा रहा हूं। फिर हम जैसे साइंस खत्म करेंगे तो हम पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, भारत की राज व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत की राज व्यवस्था में हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, कैसे हमारा संविधान बनने की पूरी प्रोसेस रही है, हमारे संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं, हमारा प्रीएम्बल क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी क्या है, आपके कितने शेड्यूल से, कितने आर्टिकल से, कहां पे क्या क्या चीजें दी गई हैं, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज, पार्लियामेंट्री फोरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरा टॉपिक आप देख रहे हो, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एक एक करके चुन चुन के मारूंगा, एक एक टॉपिक यहां पे आपके साथ इसे यहां पे खत्म करने जा रहा हूं। पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, यूनियन टेरिटरी, इलेक्शन कमीशन, ये सारे टॉपिक आप पढ़ोगे, एक एक टॉपिक पढ़ोगे, पॉलिटी का एक एक टॉपिक मैं यहां पे कंप्लीट कराऊंगा। फिर लास्ट में दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। हिस्ट्री 3 भागों में बटी हुई है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपका सबसे पहले आता है कि क्या क्या सोर्सेस रहे हैं इंडियन, हमारे सोर्सेस क्या क्या रहे हैं हमारे इतिहास के, क्या इतिहास रहा है, और प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, सिंधु सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है, ये पूरा ल्यूसेंट में आता है, आपको पता है पूरा ल्यूसेंट में आता है। एक एक टॉपिक यहां पे आपको देखने को मिलेगा। धार्मिक संप्रदाय, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण एम्पायर, ये सारे टॉपिक्स आपने देखे होंगे। एक एक टॉपिक से 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं। कुषाण डायनेस्टी, दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हैं, पल्लव वंश, चोल वंश, राजपूत वंश, बहुत सारे हमारे सीमावर्ती राजवंश रहे, पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, राजपूत वंश की कैसे उत्पत्ति रही है, और ये जैसे ही हमारा राजपूत वंश खत्म होता है तो मिडाइवल हिस्ट्री आता है, जहां पे हम भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। और मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है सल्तनत काल से। ठीक है, तो किस प्रकार से गुलाम वंश आया, किस प्रकार से यहां पे लोधी वंश आया, किस प्रकार से हमारा जो दिल्ली का उदय हुआ, ये सारा कुछ आप पढ़ने वाले हैं। भारत में तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ है, सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सारे वंश पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन के संत कौन थे, और मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर पढ़ेंगे यहां पे। तो ये सारा जो आप टॉपिक देख पा रहे हो ये मिडाइवल हिस्ट्री का है। जैसे मुगल काल हमारा खत्म होता है, फिर हमारा आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, जहां पर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में किस प्रकार से हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी, कौन कौन से हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इतनी मेहनत, इतने संघर्ष, अपने बलिदान से शहीद होकर के, ठीक है, हां, सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा, पूरा जीएस कवर हो जाएगा। आप बोल रहे हो हिस्ट्री कवर होगा, आपका यहां पे पूरा आपका पॉलिटी कवर हो रहा है, साइंस कवर हो रहा है, आपका यहां पे इकोनॉमिक्स कवर हो रहा है, और क्या चाहिए, ज्योग्राफी कवर हो रहा है। मतलब एक ऐसा ड्रीम बैच शायद ही किसी ने इस प्रकार से पढ़ाया होगा, वो मैं आपको यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं, वो मैं काम करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आप आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़ेंगे, यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे, बंगाल पे अंग्रेजों का किस प्रकार से कैप्चर हुआ, मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, सिख अंग्रेज के बीच में पढ़ेंगे, कंपनी के गवर्नर जनरल्स पढ़ेंगे, 1857 की महान क्रांति किस प्रकार से मंगल पांडे ने लीड करी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता के जो तथ्य हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, वो पढ़ेंगे आप। तो कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, कौन कौन से रिवोल्ट हुए हैं, वो सारा कुछ आप इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे वचन, नारे, भारत के महान शहीद, भारत की बहुत सारे ऐतिहासिक लड़ाइयां, कांग्रेस का अधिवेशन, बहुत सारे डायनेस्टीज के उनके संस्थापक, उनकी क्या क्या कैपिटल्स हैं, और बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वो सारा कुछ आप इस पे पढ़ने जा रहे हैं। और आखिरी में आप पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, जो सबसे कॉम्प्लेक्स जटिल सब्जेक्ट है। तो इंडियन इकोनॉमी में आप यहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय क्या है, नई आर्थिक नीति क्या है, कैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे आर्थिक शब्दावलियां होती हैं, और कृषि कृषि का क्या रोल है भारत में, इंडस्ट्री का क्या रोल है, हमारा फाइनेंस सिस्टम कैसे काम करता है, आर्थिक आयोजन कैसे हुए हैं,
ये आपके 5 ईयर प्लान कैसे बने हैं, नीति आयोग क्या है, ये सब कुछ आप इकोनॉमिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में काम आएगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहां पे आपका जीएस ना पूछा जाता हो और आपका ये अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपके काम ना आए। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग जितने भी है, इसीलिए मैंने पूरा आपको एक रोड मैप बताया। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करने जा रहे हैं। वो पहला लेक्चर आज मेरा ओरिएंटेशन क्लास था, आपको समझ हो जाए कि सर कैसे कवर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यहां पे आपने विषयों के बारे में जान लिया, आपने पूरा सिलेबस जान लिया, आपने पूरा जाना मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, कितने महीने में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कोई भी बुक लेना नहीं होगा आपको। जो मैं आपको बुक पढ़ाऊंगा, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक के बाद आपका टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा और हर एक सब्जेक्ट की आपको ई बुक मिलेगी। प्रिंट आउट कराना, पढ़ लेना। ठीक है, आपको हर एक विषय का ई बुक मिलेगा, हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हर एक विषय का। आप उसको प्रिंट आउट कराना, पढ़ लेना और सबसे बेस्ट आपके नोट्स होते हैं। ठीक है, मैं हर एक का रिवीजन भी कराऊंगा, हर एक टॉपिक का टेस्ट भी होगा। ठीक है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को कैसे यहां पे बाय करेंगे इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं और फिर हम यहां पे आगे चलते हैं। देखिए, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, इसके बारे में तो आपको पता चल गया कि आपको इसकी 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी और पहले जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस 800 रुपीज है। अभी हमने 1-2 दिनों के लिए ऑफर और बढ़ा दिया है और इसकी जो फीस है वो है आपकी 999 है। लेकिन दोस्तों, पहले 100 बच्चों के लिए जो फीस है वो हमने यहां पे कितनी रखी है, 800 रुपीज रखी है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 8962056009 पर और आप इस पे मैसेज करके सारी कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स यहां पे प्राप्त करेंगे और अर्जुन 200 कूपन कोड यूज करके आप यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। और स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। स्टडी कर डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पे इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप यहां पे स्टडी कर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा। ठीक है, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, वहां पर आपको इस क्लास की आपको लिंक मिलेगी अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच की। वहां पे 999 इसका कॉस्ट है। आप अर्जुन 200 कूपन कोड यूज करिएगा, आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन अप्लाई करने के बाद पे ऑनलाइन करिएगा और पे ऑनलाइन करने के बाद आप यहां पे जो भी आपको पसंद है, यूपीआई, भीम और जिस आईडी से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आप कोर्स में रजिस्टर हो जाएंगे और सारे फीचर्स आपके लिए एनेबल हो जाएंगे। यहां पर आप ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छा चैट ग्रुप बना करके पढ़ भी सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास था वो एक अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच का ओरिएंटेशन क्लास था।